आज हम लोग समझते हैं कार्बोकैटायन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायन क्या होता है और कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी हम लोग कैसे समझते हैं कि कौन कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है और कौन लेस स्टेबल है। कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी से बहुत सारा रिएक्शन जो होता है उसमें हम समझते हैं उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा और माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा। खास करके एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट मैक्सिमम रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर। कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी से हम समझते हैं कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। जैसे यहाँ पर कार्बोकैटायन लिखा हुआ है, कार्बन पर पहले समझ लीजिए, कार्बन पर अगर प्लस चार्ज हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायंस। तो यहाँ पर भी कार्बन पर क्या है, प्लस चार्ज, ये भी है कार्बोकैटायंस, ये भी आपका कार्बोकैटायंस है, ये भी कार्बोकैटायंस, ये भी कार्बोकैटायंस और ये भी कार्बोकैटायंस। मतलब 5 तरह का कार्बोकैटायंस यहाँ पर दिया हुआ है। कार्बोकैटायंस क्या होता है ये हम अभी बता रहे हैं आपको, थोड़ी देर में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको इसमें से अगर आपसे पूछ दे कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन है, हम कैसे समझेंगे और कैसे समझा जाता है, वैसे मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। वैसे सबसे ज़्यादा कार्बोकैटायन जो है वो स्टेबल होता है, वो ये 5 नंबर हो जाएगा और उसके बाद 3 नंबर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो 4 नंबर आ जाएगा। अगर हम उसके बाद बात करें तो 2 नंबर आ जाएगा और उसके बाद जो है वो 1st नंबर आ जाएगा। तो अगर इतने तरह का जो कार्बोकैटायन 5 तरह का दिया गया है, 5 तरह में सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो 5 नंबर हो जाएगा और सबसे जो लेस स्टेबल हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। ये हम कैसे समझते हैं, हम कैसे समझ गए कि 5 नंबर ज़्यादा स्टेबल होगा और 1 नंबर जो है वो सबसे लेस स्टेबल होगा, कम स्टेबल होगा। ये स्टेबिलिटी समझा कैसे जाता है। कार्बोकैटायन के बारे में मैं बता रहा हूँ, अभी बताऊँगा, पहले आप समझ लीजिए। पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर समझ लेते हैं, फिर बताएंगे कि कार्बोकैटायन क्या होता है और ये कहाँ से जेनरेट कहाँ से होता है, इसका उत्पत्ति कहाँ से होता है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं स्टेबिलिटी। देखिए ये चीज़ हमको ध्यान रखना, देखिए ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। इफेक्ट होता है ऑर्गेनिक में, क्या होता है, इफेक्ट, जैसे रिजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, बहुत सारा इफेक्ट होता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एरोमेटिक इफेक्ट, तो आप याद रखेंगे एरोमेटिक इफेक्ट। एरोमेटिक इफेक्ट अगर हो, उसके बाद रिजोनेंस इफेक्ट, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, क्या देखना है, हाइपर कंजुगेशन, और फिर देखना है इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर कंपाउंड्स में एरोमेटिक इफेक्ट भी हो रहा है, किसी दूसरे कंपाउंड में रिजोनेंस इफेक्ट भी हो रहा है, तो दोनों में जो डोमिनेंट कौन होगा, तो वो एरोमेटिक सबसे ज़्यादा, तब किसको देखना है, रिजोनेंस, तब क्या देखना है, हाइपर कंजुगेशन, और तब क्या देखना है, इंडक्टिव इफेक्ट। अगर 2 कंपाउंड्स है, एक में रिजोनेंस हो रहा है और एक में एरोमेटिक इफेक्ट हो रहा है, तो दोनों में से कौन कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो जो एरोमेटिक होगा। उसी तरह से अगर एक में रिजोनेंस इफेक्ट हो रहा है, दूसरा में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट हो रहा है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसमें रिजोनेंस इफेक्ट होगा। अब 2 ये इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन दिया रहेगा, एक में हाइपर कंजुगेशन होगा और एक में इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसमें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होगा। अब ये हम कैसे समझेंगे कि एरोमेटिक इफेक्ट हो रहा है, रिजोनेंस इफेक्ट हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट, हम लोग समझते हैं। देखिए एरोमेटिक इफेक्ट कब होगा, तो सिंपल बात है कि हम एरोमेटिक कंपाउंड पहले पहचानना पड़ता है कि कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। उसके लिए स्पेशली वीडियो अपलोड किया गया है यूट्यूब पर, आप लिंक भी शेयर किया गया है, वहाँ पर जाकर आप क्लिक कीजिए और आपको मिल जाएगा कि कंपाउंड एरोमेटिक होता है कि नहीं होता। हम ये पहचानेंगे कैसे, पहले तो वो तो आपको पहचान आना चाहिए। वैसे ये कंपाउंड जो है वो आपका एरोमेटिक है। एरोमेटिक का मतलब होता है कंजुगेट सिस्टम होना चाहिए, कंपाउंड में कंजुगेट सिस्टम होना चाहिए, मतलब प्लस माइनस बॉन्ड, प्लस लोन पेयर, इस सब के बीच में ना सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे प्लस सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और प्लस। अगर अल्टरनेट सिस्टम हो तो इसका मतलब कंजुगेट सिस्टम हो। तो एरोमेटिक के लिए पहले तो आपको देख लीजिए साइक्लिक, और साइक्लिक के साथ साथ हमको देखना है कि कंजुगेट सिस्टम है कि नहीं है। आप मेरे रिजोनेंस वाला वीडियो देखिए, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कंजुगेट सिस्टम क्या होता है। और फिर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कार्बन का sp2 होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। खैर वो एरोमेटिक वाला वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है, इसीलिए सबसे ज़्यादा ये जो कार्बोकैटायन है वो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल।
अब यहाँ पर रिजोनेंस हो रहा है, इस कंपाउंड में क्या हो रहा है, रिजोनेंस। रिजोनेंस के लिए भी होता है कंजुगेट सिस्टम होना चाहिए, तो रिजोनेंस होता है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिजोनेंस। ये प्लस चार्ज किस में चला जाएगा, रिजोनेंस में, तो इसलिए 3 नंबर ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब हम इस दोनों में अगर बात करें, इसमें और इसमें बात करें, तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी हो रहा है और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी हो रहा है। तो ये हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कब होता है, जब कंपाउंड्स में अल्फा हाइड्रोजन होता है। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कब होगा, जब कंपाउंड्स में अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो हमको देखना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा उसमें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो हम देखते हैं कि इस दोनों में ये जो अल्फा हाइड्रोजन है वो हम कैसे चेक करते हैं। तो जिस कार्बन पर प्लस चार्ज हो, ध्यान से सुनिए, जिस कार्बन पर प्लस चार्ज हो उस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हो उसके पास हाइड्रोजन देखते हैं। जी, इस कार्बन पर प्लस चार्ज है, इस कार्बन से डायरेक्ट ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जुड़ा हुआ है और ये कार्बन जुड़ा हुआ है। इस सब कार्बन से हमको मतलब नहीं है, इस कार्बन से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हो, ये कार्बन और ये कार्बन। तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन, तो यहाँ पर अगर हम अल्फा हाइड्रोजन अगर काउंट करें, 2 2 4 2 कितना हो गया, 6। और अगर हम यहाँ पर भी बात करें, अगर इस कंपाउंड में भी बात करें, तो यहाँ पर भी जो है अल्फा हाइड्रोजन आपको कितना आएगा, 6, क्योंकि ये जो कार्बन जो है इस पर जो प्लस चार्ज है, यहाँ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो कितना आ गया, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो हम देख रहे हैं कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट दोनों में सेम हो रहा है। तो जब दोनों में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट सेम हो तो हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट किस में ज़्यादा हो रहा है। तो हम देख रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इधर देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन की वजह से होता है, ध्यान रखिएगा। इंडक्टिव इफेक्ट किसकी वजह से होता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट अल्फा हाइड्रोजन के वजह से, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट अल्फा हाइड्रोजन के वजह से, और इंडक्टिव इफेक्ट बताइए किसके वजह से, कार्बन की वजह से होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट देखिए, इस कार्बन से 3 साइड कार्बन जुड़ा हुआ है, 3 साइड से इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 3 साइड से कार्बन की वजह से। और इसमें अगर हम बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट 2 साइड से ही हो रहा है। तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन दोनों में, जब हाइपर कंजुगेशन सेम हो जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। तो इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट इसमें ज़्यादा हो रहा है और इसमें कम हो रहा है, इसलिए 3 नंबर ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब हम इस दोनों में अगर बात करें तो इसमें अगर देखें तो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो हमारा कितना है, 3, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 6। तो ऑफकोर्स ये सेकेंड नंबर जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर का अगर हम बात करें तो फर्स्ट तब कौन हो जाएगा, सेकेंड तब कौन हो जाएगा, 4 तब कौन हो जाएगा, थर्ड, और तब क्या हो जाएगा, 5। कार्बोकैटायन का अगर स्टेबिलिटी आप समझ लेते हैं तो पहला बात तो आपको ये समझ में आ जाए कि मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा और माइनर प्रोडक्ट्स कौन बनेगा। SN1 रिएक्शन समझ में आता है, इसी के मदद से SN2 रिएक्शन समझ में आएगा, E1 रिएक्शन समझ में आएगा, E2 रिएक्शन समझ में आएगा, मतलब और बहुत सारा रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है उसका जो स्टेबिलिटी है हम इसी के आधार पर समझते हैं। पहले और एग्जांपल्स हम लोग समझ लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, फिर हम लोग समझेंगे कि कार्बोकैटायन होता कैसे है, कहाँ से ये जनरेट कैसे होता है। जैसे कुछ और हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको, जैसे अगर हम बात करें, अगर इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ पर आपका प्लस चार्ज, और दूसरा ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पर आपका प्लस चार्ज, तो ये पूछेगा फर्स्ट और सेकेंड में ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो हम चेक करेंगे, देखिए इसमें अल्टरनेट, ये देखिए सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, मतलब प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, मतलब कंजुगेट सिस्टम है। कंजुगेट सिस्टम में जब ये हो तो आप समझ लीजिए रिजोनेंस हो रहा है। और यहाँ पर प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज है, और ये कंजुगेट सिस्टम नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे। जब रिजोनेंस नहीं हो तो अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो कितना हो जाएगा, 2H यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर कितना H आ जाएगा आपका 3, तो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो कितना आ जाएगा, 5। तो इसमें हाइपर कंजुगेशन हो रहा है और इंडक्टिव हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, रिजोनेंस हो रहा है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब डोमिनेंट हो जाता है, रिजोनेंस जो है वो हाइपर कंजुगेशन पर डोमिनेंट हो जाता है, मतलब रिजोनेंस की वजह से ज़्यादा स्टेबल होता है वनस्पति किसके, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की वजह से। तो इस तरह से हम देखें तो ये जो फर्स्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा आपका किससे, सेकेंड से।
इसी तरह से अगर हम बात करें इस तरह का अगर कंपाउंड आपको दिया हुआ इसे ये कार्बन 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 और यहाँ पर कार्बन पर क्या है प्लस है। अब अगर हम इसमें बात करें यहाँ पर भी रिजोनेंस हो रहा है और यहाँ भी रिजोनेंस हो रहा है, लेकिन ये कंपाउंड एरोमेटिक है। ये कंपाउंड जो है आपका क्या है एरोमेटिक है और इसमें रिजोनेंस ज़्यादा हो रहा है। अगर दोनों कंपाउंड में रिजोनेंस ही हो तो हम देखेंगे रिजोनेंस किस में ज़्यादा हो रहा है। तो रिजोनेंस किस में ज़्यादा होता है इस बात को हम लोग कैसे समझते हैं, देखते हैं कंजुगेट सिस्टम किस में ज़्यादा है। जिसमें कंजुगेट सिस्टम ज़्यादा होता है वो ज़्यादा रिजोनेंस करेगा। तो इसमें कंजुगेट सिस्टम ज़्यादा है। देखिए 3 जगह डबल बॉन्ड है और इसमें डबल बॉन्ड कितना जगह है 2 ही जगह है। तो इसलिए इसमें रिजोनेंस कम हो रहा है और इसमें रिजोनेंस जो है वो ज़्यादा हो रहा है। इसलिए उस कंपाउंड से ये कंपाउंड जो है आपका ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो आप हमेशा याद रखेंगे सबसे पहले आपको क्या देखना है एरोमेटिक। क्या देखना है सबसे पहले एरोमेटिक्स की वजह से स्टेबल होगा। फिर आपको क्या देखना है रिजोनेंस। फिर क्या देखना है हाइपर कंजुगेशन और तब आपको ध्यान रखना है इंडक्टिव इफेक्ट्स। अगर कहीं एरोमेटिक उस कार्बोकैटायन की वजह से अगर कोई कंपाउंड्स एरोमेटिक्स है तो वो कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इस बात को हमेशा याद रखना है, कभी नहीं भूलना है। अच्छा वो देख लेंगे। अगर वो नहीं तो हमको क्या देखना है रिजोनेंस। 2 कंपाउंड है, रिजोनेंस भी हो रहा है और हाइपर कंजुगेशन हो रहा है तो रिजोनेंस जिसमें होगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब किसी में हाइपर कंजुगेशन हो रहा है और किसी में इंडक्टिव हो रहा है तो जिसमें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होगा ज़्यादा वो आपका ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब जैसे हम बात करते हैं इस तरह से, जैसे CH3 है, C है, इस पर प्लस है। अगर फिर इस तरह से देखें CH3 इस पर क्या है प्लस है, फिर CH3 प्लस CH3 और CH3। तो इसमें हम देखें पहले हाइपर कंजुगेशन देख लीजिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले क्या देखना है हाइपर कंजुगेशन। तो हम देख रहे हैं कि इसमें हाइपर कंजुगेशन क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है वो कितना होता है 9 और इसमें अगर हम देखें तो ये इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो कितना है 6 और इसमें देखें तो अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो कितना है 3। तो हाइपर कंजुगेशन से हमको अगर स्टेबिलिटी मिल जाता है तो इंडक्टिव इफेक्ट देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड का अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर ज़्यादा स्टेबल होगा किससे सेकेंड नंबर से और सेकेंड नंबर ज़्यादा स्टेबल होगा किससे फर्स्ट नंबर से। जैसे अगर कंपाउंड इस तरह से दिया हुआ है, ये है प्लस है और अगर आपको ये और यहाँ पर क्या है प्लस चार्ज है। अब इस दोनों कार्ब में पूछेगा कि कौन सा कार्बोकैटायन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। अब यहीं पर ज़रूरत पड़ता है हमको पहचानना पड़ता है कि कंपाउंड एरोमेटिक तो नहीं है। यहाँ पर पहचानना पड़ेगा कि कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है, क्योंकि रिजोनेंस इसमें भी हो रहा है और रिजोनेंस इसमें भी हो रहा है। कंजुगेट सिस्टम यहाँ भी है और कंजुगेट सिस्टम यहाँ भी है। अगर देखा जाए तो इसमें कंजुगेट सिस्टम ज़्यादा है, 2 जगह डबल बॉन्ड है और इसमें 1 ही जगह है। तो हम ये चेक करेंगे कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है, कौन एरोमेटिक है और कौन एरोमेटिक नहीं है। इसलिए आप मेरा एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे पहचानने ये वीडियो अपलोड किया हुआ है वो आप देखिए, वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एरोमेटिक कंपाउंड्स है कि नहीं है ये आप नहीं पहचानेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है एमीन्स का वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। चलिए तो हम देख लेंगे ये एरोमेटिक है, ये कंपाउंड जो है आपका क्या है एरोमेटिक है और ये कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक्स नहीं है क्योंकि उसमें इवन नंबर पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इवन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर है वो इवन नंबर है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कितना हो गया 4 का अगर हम पेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2।
मतलब एरोमेटिक होने के लिए एक कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। अब आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पर चलिए यहीं पर बता देता हूँ। एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन बाय 2 बराबर ओड नंबर आना चाहिए, ओड नंबर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कंपाउंड साइक्लिक होगा ये तो ध्यान रखना ही है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। केल्स रूल ये सब अगर नहीं भी ध्यान रखेंगे तो आपको चलेगा। ये चीज़ याद रखिए, ओड पेयर पाई इलेक्ट्रॉन। तो चलिए इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में यहाँ पर एक पाई इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर एक मतलब डबल बॉन्ड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इस कंपाउंड में हम देखें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन बाय 2 से क्या करेंगे, डिवाइड, बराबर कितना आएगा 1। अगर ये ओड नंबर आ जाए तो इसका मतलब एरोमेटिक होगा। अब इसमें देखिए 2 जगह डबल बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2, मतलब इवेन नंबर। ये जो नंबर है वो क्या आ गया, इवेन नंबर। जब इवेन नंबर आ जाएगा तो इसका मतलब वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि कंपाउंड फर्स्ट नंबर जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा किससे, सेकेंड नंबर से। इसीलिए हमको समझना होता है कि कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं ये कार्बोकैटायन बनता कैसे है, कार्बोकैटायन कैसे बनता है। तो जब कार्बोकैटायन का कैसे बनेगा, हाउ टू जेनरेट कार्बोकैटायंस। ये कार्बोकैटायन हम लोग कैसे बनाते हैं, तो कार्बोकैटायन बनता है जब कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहीं भी जुड़ा हो। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे एक्स का मतलब क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इस समय से कोई भी आइटम एक्स के जगह पर हो, एक्स का मतलब ये सब होता है ग्रुप्स, कोई भी हो। या अगर कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हो और उसके साथ और या कोई ग्रुप्स, या कार्बन से आपको नाइट्रोजन, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अगर जुड़ा हो, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अगर जुड़ा हो तो इसका मतलब है कार्बोकैटायंस बनेगा। इसका मतलब क्या बनेगा, कार्बोकैटायंस। इसका मतलब ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है उसके बीच और कार्बन के बीच हेटेरोलाइटिक फ्यूजन होगा। क्या होगा, हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। तो ये बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा कार्बन पर प्लस, इसमें भी क्या बन जाएगा, कार्बन पर प्लस, और इसमें भी क्या बन जाएगा, कार्बन पर प्लस। और ये जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे एक्स है तो एक्स लेके चला जाएगा, ओ है तो ओ लेके चला जाएगा, एन है तो एन लेके चला जाएगा। इस तरह से कार्बोकैटायन हमारा बन जाता है। ये ऑटोमेटिक ऐसे ही नहीं बन जाता है। रिएजेंट कोई रिएक्शन होता है, जो सबस्ट्रेट होता है उसमें हम रिएजेंट या कैटलिस्ट या टेम्परेचर बढ़ाना या घटाना, बहुत तरह का बात होता है वहाँ पर वो बनने का। लेकिन आप याद रखेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, जैसे इस सब से कार्बन अगर इस समय से कोई आइटम से जुड़ा हो या ऑक्सीजन से जुड़ा हो या नाइट्रोजन से जुड़ा हो तो कार्बोकैटायन बनने का चांस होता है। तो ये तो हम समझ गए कि इस तरह से कार्बोकैटायन बनता है। बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का टूट जाएगा, ये बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो कार्बोकैटायन। तो इस तरह से जो बॉन्ड टूटता है इसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। हेटेरोलाइटिक तरह से जो बॉन्ड टूटता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। मतलब हेटेरोलाइटिक फ्यूजन के फलस्वरूप कार्बोकैटायन बनता है। तो आपको ध्यान रखने, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि हाउ टू जेनरेट कार्बोकैटायंस, तो आपको याद रखना हेटेरोलाइटिक फ्यूजन से, होमोलाइटिक से नहीं। होमोलाइटिक से फ्री रेडिकल जेनरेट होता है। एक बात और याद रख लेना है, ऑल कार्बोकैटायंस आर इलेक्ट्रोफाइल। जितना भी कार्बोकैटायन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। और जो भी इलेक्ट्रोफाइल होता है वो लेविस एसिड होता है, याद रखना है। ऑल कार्बोकैटायंस आर इलेक्ट्रोफाइल्स, एंड जितना भी जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो आपका क्या हो जाएगा, लेविस एसिड होगा। और हाइब्रिडाइजेशन याद रखना है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोकैटायंस, मतलब जिस कार्बन प्लस चार्ज होगा उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो याद रखना है sp2 होगा।
तो याद रखना है इसका जितने भी कार्बोकैटायन है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हुए, लेविस एसिड भी है। और कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन याद रखना क्या होगा, sp2 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होगा, प्लेनर होगा। शेप जो है उसका क्या हो जाएगा, प्लेनर होगा। जैसे कार्बोकैटायन का हम स्टेबिलिटी समझे तो इससे हमको क्या फ़ायदा होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये दिया हुआ है CH3 और CH है, यहाँ पर क्या है CH3, फिर यहाँ पर CH है, प्लस है और CH3 है। अब क्या होता है कि ये जो कार्बन पर जो प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज, ये पूरे कंपाउंड्स में ये जो इंटरमीडिएट है इसमें जो कार्बोकैटायन प्लस चार्ज जो है ना वो क्या करता है ना, डीलोकलाइज्ड होते रहता है। जैसे हम लोग भी अपना स्टेबिलिटी के लिए इस शहर से उस शहर, इस काम कोई काम, कभी काम चेंज कर, व्यवसाय चेंज करते हैं, कभी शहर चेंज करते हैं ताकि स्टेबिलिटी क्या हो, मेंटेन हो। उसी तरह से ये प्लस चार्ज जो है वो भी डीलोकलाइज्ड होते रहता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे कार्बोकैटायन यहाँ है तब ज़्यादा स्टेबल है, या इसको हम डीलोकलाइज करके यहाँ पर ले आते हैं तो CH3 और यहाँ पर क्या आ गया, प्लस। अब देखिए CH2, यहाँ का H यहाँ पर शिफ्ट हो गया और ये प्लस यहाँ पर आ गया और CH3। अब देखेंगे कि ये वाला अगर ऐसा हो कार्बोकैटायन तब ज़्यादा स्टेबल होगा कि ऐसा जब होगा तब होगा। जैसे मान लीजिए CH3 है, ये कैसे बना होगा, CH3 है, CH है, यहाँ पर CH है और यहाँ पर मान लीजिए फ्लोरीन लगा होगा और यहाँ पर क्या है, CH3 है। तो क्या होगा, देखिए फ्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दो इसके बीच में हेटेरोलाइटिक फ्यूजन होगा, तो जिसके फलस्वरूप ये क्या होगा, बनेगा। अब प्रोडक्ट जो हम बनाएंगे वो इसके अनुसार बनाएंगे, मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर जो कार्बन पर प्लस चार्ज है उसके अकॉर्डिंग्स बनेंगे कि यहाँ पर का जो प्लस चार्ज, इस प्लस चार्ज को हम इधर लाएंगे तो इसके अनुसार बनाएंगे या इसके अनुसार बनाएंगे। तो यहीं पर हमको कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी समझना पड़ता है। तो हम इसके अनुसार नहीं बना के हम इसके अनुसार बनाएंगे, क्योंकि जब हम इस कार्बन को हम यहाँ पर शिफ्ट किए तो हम देख रहे हैं कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन का जो संख्या है वो अल्फा हाइड्रोजन जो है 3 3 6 2 कितना हो जाएगा, 8। और यहाँ पर अगर हम देखें अल्फा हाइड्रोजन का अगर बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 3 और यहाँ पर एक कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हो गया 4। तो ये कार्बोकैटायन जो है वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है और ये जो कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल है। इसीलिए प्रोडक्ट जो है वो बनेगा इसके अकॉर्डिंग बनेगा, खास करके एलिमिनेशन रिएक्शन में। मतलब SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन, खास करके SN1 और E1 प्रोडक्ट जो बनता है ये SN1 और E1 के अकॉर्डिंग वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर ही डिपेंड करता है कि कार्बोकैटायन स्टेबल्स है कि नहीं है। पिनाकोलोन्स जो रिएक्शन होता है वो भी डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बहुत सारा रिएक्शन है जो कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी पर ही डिपेंड्स करता है। तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे, हम मेजर प्रोडक्ट्स बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंग सब मेजर प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगे। प्रोडक्ट इसके अनुसार भी बनेगा और प्रोडक्ट इसके अनुसार भी बनेगा, लेकिन इसके अनुसार मेजर प्रोडक्ट नहीं। मेजर प्रोडक्ट हमको इसके अनुसार एक्चुअल में बनाना है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इस पर प्लस चार्ज है यहाँ और यहाँ पर क्या है, प्लस चार्ज है और एक यहाँ पर इस कार्बन के पास में क्या है, प्लस चार्ज है। अब बताइए तीनों में कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो अगर हम तीनों में बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो आपका हो जाएगा सेकेंड नंबर, क्योंकि यहाँ पर रिजोनेंस हो रहा है और रिजोनेंस मतलब कंजुगेट सिस्टम इसमें ज़्यादा है तो रिजोनेंस इसमें ज़्यादा हो रहा है, इसमें भी रिजोनेंस हो रहा है तो इसमें कंजुगेट सिस्टम नहीं है, 2 ही जगह है और इसमें कंजुगेट सिस्टम 3 जगह। देखिए 1 2 3 जगह है। देखिए प्लस सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड्स, फिर डबल बॉन्ड्स,
फिर सिंगल बॉन्ड्स और फिर डबल बॉन्ड्स, मतलब 3 जगह देखिए, डबल बॉन्ड प्लस प्लस 3 जगह कंजुगेट सिस्टम है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 डबल बॉन्ड्स, नहीं प्लस चार्ज और डबल बॉन्ड्स, और इसमें हम देख रहे हैं प्लस चार्ज तो है कान पर, लेकिन कंजुगेट सिस्टम में नहीं है डबल बॉन्ड के साथ। तो अगर इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हम देखें तो थर्ड नंबर का हो जाएगा। जब रेजोनेंस हो रहा हो तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे ज़्यादा हो जाएगा 2 नंबर। तब जो है वो स्टेबिलिटी किसका हो जाएगा, 3 नंबर का, और तब जो है वो स्टेबिलिटी जो हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर का। तो उम्मीद है कर रहा हूँ आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन समझ में आ गया होगा, और कार्बोकैटायन कैसे बनता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे हेटेरोलाइटिक फ्यूजन क्या होता है, एरोमेटिक्स कंपाउंड क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसके लिए आपको सेपरेट नॉलेज इसका आपको रहना चाहिए। आपको इस चीज़ का नॉलेज जानकारी रहेगा तब भी आप समझ पाएंगे, अदरवाइज आपको समझ में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन्स नहीं आएगा। आप एरोमेटिक कंपाउंड्स, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट्स, रिजोनेंस से रिलेटेड आप वीडियो देखिए और वहाँ पर समझिए, तब आपको कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी और अच्छा से समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको मेरे वीडियो को देख के अगर आपको फ़ायदा हो रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।